आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा ही ओवैसी साहब को ट्रोल करते हैं। आपको जो है ना वो ओवैसी साहब के बराबर समझते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगले देखा जाए तो राहुल गांधी भी नहीं है तो नहीं, लेकिन थोड़ा पद के हिसाब से एमएलए ना, तो वो राज्यसभा सांसद है, उसमें भी एमआईएम का बहुत बड़ा हाथ है ना, क्योंकि वो किस तरह से ओवैसी साहब को ट्रोल करते हैं, जबकि उनकी जो हैसियत है ओवैसी साहब के सामने, जो ओवैसी साहब जो शेरवानी जो पहनते हैं ना, उस शेरवानी के नीचे वो जो जूतियाँ पहनते हैं, मैं उन जूतियों की हैसियत और उस शहर की हैसियत के बराबर मानता हूँ। तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कल हमने जब एमआईएम की बात की तो फिर मेरे दिमाग में एक जहाजपुर से दानिश भाई जो शुरू से ही एमआईएम के खास रहे हैं और शुरू से ही एमआईएम से जुड़े हुए रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार एक बार उनसे भी बात करते हैं और उनको भी बुलाते हैं और उनके साथ बैठकर एक जो तुच्चा शायर है, क्या नाम है उसका, झंडू नाम है शायद उसका, झंडू नाम है, ओरिजिनल नाम तो शायद कुछ और है, लेकिन उसको प्यार से सब झंडू झंडू के नाम से पुकारते हैं। तो मैंने सोचा कि यार कुछ उनके बारे में, जो आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा ही ओवैसी साहब को टॉर्च करते हैं, ज्यादा ही ओवैसी साहब को ट्रेंड करते हैं, वो पता नहीं क्या उनसे ऐसा क्या मोहब्बत है इनको टुच्चे शायर को कि वो हमेशा कुछ भी बात हो हमेशा ओवैसी साहब को बीच में लेकर आते हैं। वो क्या अपने आप को जो है ना वो ओवैसी साहब के बराबर समझते हैं, यानी वो समझते हैं कि मैं और जो ओवैसी साहब है उन दोनों का मकाम एक है, सेम है। जैसे हम तो ये जानते हैं कि भाई यार राहुल गांधी अगर ओवैसी की बात करे तो हमें समझ में आता है कि यार थोड़ा उनके लेवल का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर समाजवादी पार्टी का जो क्या नाम है, देखा जाए तो राहुल गांधी भी नहीं है तो नहीं, लेकिन थोड़ा वो पद के हिसाब से तो हम मान सकते हैं ना। तो पद के हिसाब से तो भाई दोनों का, चलो राहुल गांधी का और ओवैसी साहब का दोनों का पद थोड़ा बराबर का हिस्सेदारी है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव वो बोले तो समझ में आए, लेकिन एक टुच्चा शायर जो शायद एमएलए ना, तो वो राज्यसभा सांसद है। अच्छा, राज्यसभा सांसद भी बने हैं तो उसमें भी एमआईएम का बहुत बड़ा हाथ है ना, ये मतलब है इसका। तो फिर आप देख सकते हो कि वो किस तरह से ओवैसी साहब को टॉर्च करते हैं, जबकि उनकी हैसियत जो है, मैं जो मेरी तरफ से समझता हूँ दानिश भाई, कि उनकी जो हैसियत है ओवैसी साहब के सामने, जो ओवैसी साहब जो शेरवानी जो पहनते हैं ना, उस शेरवानी के नीचे वो जो जूतियां पहनते हैं, मैं उन जूतियों की हैसियत और उस शायर की हैसियत को बराबर मानता हूँ। तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये मेरा जो आजकल बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? अरे ये सब बेबुनियाद बातें है। क्या है कि किसी के अगर असद साहब हम कहीं पे भी चुनाव लड़ते हैं ना, तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि आज के दौर में हिंदुस्तान में एक वबा फैली हुई है। लोगों के दिमाग में ये वबा है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो मुसलमान। नहीं मेरे भाई, बीजेपी को कोई मुसलमान नहीं रोक सकता है, ना मुसलमानों के कहने से कोई बीजेपी रोकने वाली है। तो इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी तो खुद की क़यादत तो पहले मजबूत करो, और आप चलो बीजेपी को रोक भी लोगे, पर ऐसी क़यादत में रहने का क्या फायदा है जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं हो, जहाँ पे आपको स्टेज पे नहीं बिठाया जाता है, जहाँ पे अभी भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी बिहार में चुनाव हुए, रिजल्ट सबके सामने, बीजेपी एनडीए ने गठबंधन से अपनी सरकार बना ली, ठीक है। इधर जो इंडिया गठबंधन था, आरजेडी, मुकेश सहनी की वीआईपी और कांग्रेस का, तो मुकेश सहनी वीआईपी उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया था उनको इंडिया गठबंधन ने कि भाई हम आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक पॉडकास्ट के अंदर पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है, तो वो कहते हैं कि ये कोई फिल्म का टिकट नहीं है जो हर किसी को मिल जाएगा। तो मुसलमान तभी बिहार की जनता ने भी उनको 0 नंबर की 1 नंबर फिल्म, जब जहां मुसलमानों की बात आएगी तो फिर ये बात तो आएगी ना भाई, ये फिल्म का टिकट थोड़ी है, ये इसका टिकट थोड़ी है। लेकिन जब वोट, चलो अगर मुसलमानों से आपको इतना ही वो है तो फिर आप रोड शो क्या लेने करते हो मुसलमानों के मोहल्ले में फिर जाकर? सबसे ज्यादा अगर इमरान प्रताप ने, अगर आपको मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए तो रोड शो क्या लेने करते हो? क्यों आप वहां जाके वोट मांगते हो मुसलमानों मोहल्ले में जाके? सबसे ज्यादा अगर इमरान प्रताप ने कहीं पे रैली करी है, सीमांचल के अंदर करी है। और अभी कल ही मैं देख रहा था, वो नेता है कांग्रेस के, नाम याद नहीं है मुझे, वो कह रहे थे कि अब कांग्रेस एक योजना बनाएगी एमआईएम को रोकने के लिए। अच्छा, मतलब आपसे बीजेपी तो नहीं रुकी, अब आप हमें रोकना चाहोगे तो आ जाना हैदराबाद, लड़ लेना चुनाव, पता चल जाएगा किसमें। बिहार के अंदर तो ओवैसी साहब ने ये भी कहा था कि हमें सिर्फ 6 सीटें दो। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 सीटें मांगी थी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीटें तो हम जीत के भी आए हुए, 6 भी जीतते भाई। सोहेल भाई, एक शेर याद आ रहा है किसी दलाल के ऊपर, जिसको इमरान प्रताप गिरी बहुत बड़ा शायर मानते हैं, हम भी पसंद करते थे, बिल्कुल बाकायदा कौम का कोई शायर है। इमरान प्रताप गिरी को पसंद करते थे आप? पहले करते थे। अच्छा। जब वो कहते थे ना कि भाई नजीब की बात करते थे तब हमें पसंद थे। जब वो कहते थे कि मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, तब पसंद करते थे। जब पसंद करते थे जब वो बोलते थे कि अगर संसद ने बोला तो सिर्फ एक असदुद्दीन ने बोला, हम तब पसंद करते थे। लेकिन जब कोई आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाले
के समर्थन में स्टेज पे चढ़ के कहे कि ये मेरा भाई है और इसको आपको जिताना है, क्यों? क्योंकि उसने कांग्रेस से टिकट ले लिया है। तो ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते। आसिफा के बलात्कारियों के लिए उन्होंने समर्थन दिया, मतलब जिन लोगों ने आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली और कहा कि ये निर्दोष है, इनकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे लोगों के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे इमरान प्रताप की चौधरी लाल सिंह के समर्थन में। तो ऐसे शायरों के लिए हमारी तरफ से भी एक शायरी है कि जमाना उसे दरबार का दलाल समझता है, जमाना उसे दरबार का दलाल समझता है और वे झंडू खुद को आज का इकबाल समझता है। क्या बात है यार, क्या तो ऐसे शायरों के लिए ऐसी शायरी। अब बहुत से आएंगे अभी चमचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के तुम ऐसे कह रहे हो वैसे कह रहे हो, वो तो उनकी आदत है, वो तो उनकी आदत है, क्योंकि उनके क्या दिमाग में एक बेटी देखिए कांग्रेस की, मैंने कल भी बोला था कि नाम एक दिमाग का ये कोई ओवैसी साहब की वो गलती नहीं है, कीड़ा है, कीड़ा ये इन लोगों के शुरू से ही दिमाग के अंदर एक वो बैठा था है कीड़ा, जो शुरू से भाई कांग्रेसी 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 कांग्रेसी, क्योंकि इनको गुलाम बना के रखा शुरू से ही गुलाम बनाने के इनको रखा है। इनकी आदत ऐसी पड़ गई कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं है। ये शायद वो हैदराबाद के जो सीएम है रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान नहीं है तो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है। अरे किसने कहा साहब, हम हमारा ख्याल खुद रख लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है ना। सोहेल भाई ये क्या है, ये 5-5 लाख रुपए लेके मुशायरों में पढ़ने वाले, ये कौम को बेचने वाले शायर है, ये कोई शायर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो गुलामी का पट्टा ले रखा है ना अपने गले में, तो ये सबूत है इनका कि ये जिंदगी भर ये दरी बिछाएंगे। वो तो दरी बिछाते हुए आए। अभी जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो ये इंडिया गठबंधन बना है नया, उसके अंदर अभी एक ये कहते हैं कि हमने इंडिया गठबंधन के अंदर सभी समाज को मिलाया है, सभी धर्मों के लोगों को मिलाया है। तो जब इनकी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर जो इंडिया गठबंधन के जो लोग थे जितने भी, उन सबकी एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर इनके जो स्टेज पे ऊपर जो बैठे थे, जिसके अंदर तमाम लोग बैठे थे, जिसमें मैंने सबको देखा, हर धर्म के लोग को देखा, हर जाति के लोग को देखा, लेकिन एक भी मुसलमान उस स्टेज के ऊपर नहीं था। तो कम से कम वहां पर 150 से 200 जन इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन वाले थे वो सब बैठे हुए थे, लेकिन उसके अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को साथ लेकर चलते हैं। अब आप इनकी दोगलापनी को वहीं पर देख सकते हैं। एक आजम खान साहब ने भी इस बात को उठाया था कि मुझे बताइए कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का कितने % हिस्सेदारी है। तो इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि हमने क्या नाम है इंडिया गठबंधन में मुसलमानों को हमेशा साथ रखा है। तो आप उस वक्त कहाँ गए थे मुसलमान, जब आप इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, तो उस वक्त कहाँ गए थे? उस स्टेज पे आपने क्यों किसी मुसलमान को नहीं बिठाया? यहाँ तक कि इमरान प्रतापगढ़ी भी नहीं गया, जो अपने आप को मुसलमानों का नेता बताता है। वो झंडे उठा रहे थे पीछे, अच्छा समेट रहे। अच्छा, मैं इतनी वो नहीं है कि वो स्टेज पे बैठ सके। मैं समझ गया, मतलब वो स्टेज पे तो गए थे, लेकिन वो कब गए थे? जैसे कि क्या नाम है, मीटिंग खत्म होने के बाद तो गए, दरिया उठाने गए। लेकिन जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी, रखने में गए, उसके पहले दरिया किसने बिछाई? वो भी इमरान प्रतापगढ़ी ने तो बिछाई। तो इसका मतलब वो सही कह रहे थे। इसका मतलब कि भाई क्या नाम है कि हम स्टेज पे गए थे, इसका मतलब उनकी बात सही है कि वो स्टेज पे जरूर गए थे साहब। तो सोहेल भाई ये तब नहीं बोलेंगे इमरान प्रतापगढ़ी संजौली मस्जिद का विवाद आएगा ना, तब नहीं बोलेंगे ये तब नहीं बोलेंगे जब राजस्थान के अंदर कोई घटना हो जाएगी, तब नहीं, क्योंकि इनको पता है इनकी सरकार है। इनको अभी तो नहीं है राजस्थान में, जब पहले सरकार थी तब ऐसा कोई मामला हो जाता था तब नहीं बोलते थे। इनको पता है ना कि भाई हमें इनको पार्टी ने वो बिस्किट दे रखी है कि भाई मैं यहाँ बिस्किट पटकूंगा तो तुम्हें यही बैठ के खाना है, जैसे किसी पालतू कुत्ते को दिया जाता है। बिल्कुल भाई, आप समझ जाते हो, आप समझदार आदमी हो। तो ऐसे संजौली मस्जिद के ऊपर नहीं बोलेंगे। एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, नाम नहीं लूंगा मैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब कहते हैं उसमें कि मेरे पीछे क्यों पड़े हुए एमआईएम वालों, मैं तो 5 साल पहले तो राजनीति में आया हूँ, तुम्हारा तो 50 साल का करियर है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे क्यों ट्रोल करते हो, मुझे क्यों गालियां कहते हो? तो साहब हमें कोई शौक नहीं है आपको ट्रोल करने का, आपकी हरकतों की वजह से आप ट्रोल होते हो। और अब और आगे भी अगर आप असद साहब के बारे में कुछ भी बोलोगे तो हम तो पीछे पड़ेंगे साहब। और रही बात कि भाई 5 साल पुरानी सियासत की, 50 साल पुरानी सियासत की, तो साहब 5 साल पहले तक तो आप भी कसीदे ही पढ़ते थे, पर वो क्या है, आपको ज्यादा चाय नहीं पिलाई ना हमने दारुस्सलाम की, तो आप फिर दूसरी तरफ चले गए। तो कई बातें हैं, फिलहाल हम बाकायदा गहराई में नहीं जाना चाहते, छोड़ो चलो कोई बात नहीं भाई, ये मोमिन भाई हम भाई समझते हैं, हम किसी के दिल में मान नहीं रखते हैं, ये हमारा मानना है। लेकिन कुछ लोगों ने गुलामी का पट्टा ले रखा है तो लेने दीजिए, कोई बात नहीं, कहते रहिए। हमारे सदर साहब भी उनकी टाइम टू टाइम ऐसे जवाब देते हैं जो वो पता चल जाता है उनको कि क्या होता है। सदर साहब ने एक बात कही थी कि कांग्रेस के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा कोई नेता नहीं था, ठीक है, और ना होगा।
नहीं हो तो ये सकता। कहाँ है इमरान प्रताप गिरी? ये तो आए हुए अभी 5 साल पुराने यूनिवर्सिटी के पैसे खा के चंदे ले लेके। अभी आज की बात बताता हूँ मैं सोहेल साहब आपको, मैं ट्विटर चला रहा था, मैंने सलमान प्रताप गिरी इन्हीं के छोटे भाई की एक पोस्ट देखी, वो उसी जगह पे जहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था 5 साल तो पहले। दानिश भाई क्या नाम है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक इल्जाम भी लगाया है कि ओवैसी साहब जो है क्या नाम है कि वो तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर वोट मांगते हैं। ये बात कहाँ तक सच है? मतलब कहना क्या चाहते हैं इमरान प्रताप गिरी? अल्लाह और रसूल का नाम लेके वोट मांगते हैं। तो हम अगर आज कोई मुसलमान है और अगर वो कह रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं अल्लाह के नाम पे हल्फ लेता हूँ कि मैं ये काम कराऊंगा, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना भाई। और अल्लाह रसूल का नाम लेके हमने किसी को ये थोड़ी ना कहा कि भाई नहीं तुम्हें हमें ही वोट देना पड़ेगा, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये तो इन लोगों के दिमाग में कीड़ा है, तो अब उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये कीड़ा बताए कब ये निकलेगा? तो हो सकता है कि इनके लड़ाने की वो भी हो, क्योंकि इनके पास एक लड़ाने का वो कॉन्सेप्ट है सही बी टीम वाला। तो बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से बस मुसलमान ओवैसी साहब से नफरत करे। इनके दिमाग से ये कीड़ा तब निकलेगा जब खुलकर, जैसे ओपन में जो जैसे बीजेपी आज जो मुसलमानों के खिलाफ है ना, उस तरीके से जब कांग्रेस भी खिलाफ है मुसलमानों के, कोई पीठ से मैं कह रहा हूँ ना कि बीजेपी तो है जो सीने पे छुरा घोंपती है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पीठ पर छुरा घोंपती है। जिस दिन कांग्रेस भी फ्रंट पे आके मुसलमानों के सीनों पे छुरा घोंपेगी ना, फिर इन शायरों को और इन टुच्चे नेताओं को पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या है। यही तो चीज ओवैसी साहब बताना चाहते हैं, जब भी तो इनको जलन बसती है, जब भी तो इनको मिर्ची लगती है कि क्या नाम है ओवैसी साहब इनकी पोल खोलते हैं, ओवैसी साहब मुसलमानों के हक और अधिकार के बारे में बताते हैं, तो इन्हें अफसोस होता है कि ये अगर मुसलमानों को हक की बात बताएंगे, अगर उनके क्या नाम है उनके अधिकार और उनके बराबरी का हक की बात करेंगे, तो फिर क्या नाम है इनको वोट कौन देगा? तो यूं बात है, ये तुच्चे शायर है। तो दानिश भाई एक सवाल एक और है आपसे मेरा कि जो इमरान प्रतापगढ़ी वो कहते हैं कि ओवैसी साहब ने एसआईआर के मामले में कहां पर अपना रुख रखा है, कहां पर उन्होंने रैली की है, कब वो शाहीन बाग गए हैं, इसके बारे में वो पूछते हैं कि इमरान के ओवैसी साहब ने कब एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर किसी ने सबसे पहले एसआईआर के लिए बोला है, चाहे रैली में बोला हो चाहे किसी चीज के लिए बोला हो, तो वो असद साहब ने ही बोला है। और वो तो है। ये जब जानते नहीं थे ना कि भाई एसआईआर किससे जोड़ा जाएगा, एनआरसी सीए का जो प्रोटेस्ट निकाल के देख लो आप, तो पता चल जाएगा कि संसद में सबसे पहले बिल फाड़ने वाला इंसान का नाम असदुद्दीन ओवैसी। क्योंकि और ये सोहेल भाई, ये इमरान प्रतापगढ़ी है ना, ये क्या है, कांग्रेस के गुलाम है। इनको गुलामी में और पैसे लेके, मतलब कि राज्यसभा इन्होंने इतनी मुश्किल से, इनकी औकात नहीं है कि ये सरपंच का चुनाव जीत सके। इन्होंने मुरादाबाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, एसटी हसन साहब के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा, जबकि आज ये उसी सपा के साथ में अलायंस बनाए हुए, लेकिन उस वक्त एसटी हसन साहब के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। इनको 50,000-56,000 वोट समथिंग मिले थे। इनका कोई वर्चस्व नहीं है। एसटी हसन साहब को 6.5 लाख वोट मिले, कहाँ पे 56,000, कहाँ पे 6.5 लाख वोट। तो वो बता देता है इंसान की कितनी क्या कैपेसिटी है, कितनी क्या नहीं है। ये सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो गलती से इनको बनाना था कि भाई किसी भी तरह करके इनको घुसाए, तो राज्यसभा में बनाया, उसमें भी एमआईएम की बदौलत बन गए। तो ये क्या, अभी इनसे सवाल पूछ लो आप, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, संजौली मस्जिद का इतना बड़ा विवाद चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आज इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ है? संजौली मस्जिद के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप आपकी मोहब्बत की दुकान हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं खोल पा रहे हो? क्यों हिंदू संगठनों के ऊपर से मुकदमे हटाए जा रहे हैं? क्यों संजौली मस्जिद की पानी बिजली बंद करी जा रही है, उस मस्जिद को गिराने की बात करी जा रही है? तो वहां पे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायर क्यों नहीं बोल रहे? वो बात करते हैं यार दानिश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यार आजकल जो देखते जो ये कहता है कि ओवैसी साहब को और एमआईएम को कि ये तो बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, यहाँ तक कि इमरान प्रतापगढ़ी ने, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी ने पॉडकास्ट के अंदर भी बोला है कि क्या नाम है एमआईएम तो बी टीम है। तो मैंने कल भी इस चीज में बारे में बात की थी, लेकिन क्या नाम है आप भी अपनी राय थोड़ी बता दिए हमको। ये क्या है ना सोहेल भाई, कि जब तक ये दुनिया रहेगी ना, तब तक हम लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगता रहेगा, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा रब हमें जानता है। और मेरे सदर ने तो ये तक कहा है कि किसी को शक हो तो चलो गुंबद रोजे रसूल के सामने। हाँ, वो एक किस्सा बता देंगे, पकड़ के अगर तुम कह दोगे और हम भी कह देंगे। नहीं, जब ओवैसी साहब को उम्रा के लिए गए थे, तो उस वक्त वहां पर कोई मिला मदीना मुनव्वरा के, जब वो मस्जिदुल नबी में गए थे, जिस वक्त का नाम है उन्हें कोई शख्स मिला, वो कह रहा था कि आप तो बीजेपी की बी टीम हो। तो वो तुरंत प्रभाव से उन्हें हाथ पकड़कर और रोजा रसूल के सामने ले गए और उन्हें कहा कि तुम ये सुनहरी जालियों के सामने कसम खा के कह दो कि मैं बी टीम हूँ। तो वो इंसान वहां पर चुप हो गया। मतलब ये बेबुनियादी बातें, ये वहां पर बिल्कुल साफ हो गया कि ये लोग सिर्फ सुनकर, और जो व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं कांग्रेस के, उनको सुनकर ये इस चीज को मानते हैं कि ओवैसी बी टीम है। लेकिन जब संसद के अंदर, जब कानून के जो मुसलमानों के लिए खिलाफ जो कानून लाए जाते हैं, एनआरसी का कानून लाया जाता है, सीए का कानून लाया जाता है, एसआईआर का कानून लाया जाता है, तो सिर्फ एक ही बंदा है जो वहां पर कानून को
जो कागज होते हैं उसको फाड़ देता है, ठीक है ना। किसी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का जिम्मा लिया है ना, तो किसी कांग्रेस ने नहीं लिया है, वो आज भी असदुद्दीन ओवैसी ने लिया है। हमेशा उन्होंने क्या नाम है दलित और पिछड़ों की हमेशा आवाज उठाई है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। हमने देखा है कि संसद के अंदर भी आप ज्यादा से ज्यादा आप हैदराबाद चले जाइए, हैदराबाद में जाके देखिए किस तरह से उन्होंने विकास किया हुआ है। आप जाके देखिए वहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर जो प्राइवेट स्कूल है। तो सलमान प्रताप गिरी साहब इन्हीं के छोटे भाई, उन्हीं की एक वीडियो थी आज ट्विटर पे किसी भाई ने डाल रखी थी, मैं देख रहा था। तो वो उसी जमीन के काम में लग गए, मतलब उसमें कटाई वगैरह और कुछ मतलब काम चालू कर दिया शायद यूनिवर्सिटी बनाने का। तो किसी भाई ने, हमारे चाहने वालों ने एक पोस्ट डाल रखी थी कि ये एमआईएम वालों ने इतना ट्रोल कर दिया इमरान प्रताप गिरी को कि अब तो ये यूनिवर्सिटी बना के मानेगा। ये आप देख सकते हैं बाकायदा ये चालू हो गया है यूनिवर्सिटी का काम। तो हम तो खुश है अगर भाई की यूनिवर्सिटी बन जाए तो बढ़िया है। बाकी अगर हम पे इल्जाम लगाओ कि भाई आपने क्या किया है, तो आइए हैदराबाद। अगर ओवैसी साहब काम देखना चाहते हो तो आप जाइए, हैदराबाद जाना चाहिए। है बिल्कुल, और इन्होंने देख रखा है जब इन्होंने ये मुशायरे पढ़ने आते थे ना, शायद आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप भी जब हैदराबाद गई थी, ओवैसी साहब ने उनको चैनल पर क्या नाम है चैलेंज किया था कि आपको अगर हमारा विकास देखना है तो आप हैदराबाद आइए। तो फिर अंजना ओम कश्यप जी क्या नाम है कि हैदराबाद भी गई और उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां के स्कूल के हालात, वहां के हॉस्पिटल के हालात, यहाँ तक के जब वो वापस आई हैदराबाद से, जब फिर उन्होंने वापस लाइव टेलीकास्ट किया तो उन्होंने साफ बताया है कि किस तरह से हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब और उनके भाई अकबर साहब किस तरह से गरीब लोगों की मदद करते हैं, किस तरह से वहां पर मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को मिलाकर किस तरह से मोहब्बत है आपस के अंदर। आपने देखा है इतने मेजोरिटी में होने के बाद भी मुसलमान वहां पर कभी दंगे नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की किसी भी हो ही नहीं सकते किसी भी प्रकार की वहां पर कभी हमने ये नहीं देखा कि आपसी लड़ाई हुई हो। आप दारुसलाम आइए, क्योंकि वहां पर ओवैसी साहब है वो हर समाज की बात सुनते हैं, दलित को साथ लेके चलते हैं और पिछड़े को साथ लेके चलते हैं, ओबीसी को साथ लेके चलते हैं, जनरल को साथ लेके चलते हैं, मुसलमानों को साथ लेके चलते हैं। वो हमेशा विकास की बात करते हैं। और ऐसा ही नहीं है, अकबर साहब ने जो स्कूल खोल रखे अपनी तरफ से जिसमें सिर्फ 0 रुपए से, अभी वहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी एसएस साहब ने एक बयान दिया था बिहार चुनाव के वक्त कि एक आरजेडी के नेता उन्हीं के बेटे हमारे कॉलेज में एमबीबीएस करके गए तो उनको बुरा लग गया। तो कोई नहीं, अब करके गए हो तो गए हो क्या। तो ठीक है दानिश भाई, हम चलते हैं। और क्या नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए, क्योंकि हमें किसी ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि आप इमरान प्रताप गिरी के साथ भी कुछ वीडियो बनाइए, उनके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाइए, आप एमआईएम के ऊपर बनाते हो। लेकिन एक इमरान प्रताप गिरी साहब है जो भी क्या नाम है कि एमआईएम के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ टीके तंग घसते ही रहते हैं। तो आप इमरान प्रताप गिरी के बारे में भी कुछ बनाइए, इसलिए हमने इस वीडियो में इमरान प्रताप गिरी के बारे में जिक्र किया है। और अगर आपको अब अगर किसी के ऊपर वीडियो बनवानी हो तो आप जरूर ये नीचे जो कमेंट है बॉक्स है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे, मुझे कहीं जाना है, 15 मिनट ही बचे थे मेरे पास। ये 15 मिनट का नाम ना ले आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट मैं इस चीज को काटूंगा 15 मिनट को। नहीं ये 15 मिनट बचे नहीं, आप देख सकते क्या मैं नहीं जानता 15 मिनट का मतलब क्या होता है। आपकी सोच क्या 15 मिनट का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, ठीक है। नहीं ये आप एमआईएम वाले ये गलत बात है, 15 मिनट मना किया करो, ठीक है, गलत बात है। चलो 15 मिनट है ना अभी तो आपके पास, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या जब भी उदास होता हूँ ना तो मुझे इम्तियाज जलील साहब जो है उनकी एक वीडियो बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने अभी कुछ बात कही थी, कुछ कहीं भाषण चल रहा था तो उन्होंने कुछ कहा था जो मैं उस चीज को देख के बड़ा खुश होता हूँ। मैं आप भी उस वीडियो को देख के 15 मिनट है ना अभी आपके पास, जी। तो 15 मिनट तक हम इस वीडियो को देख लेते हैं जितने थोड़ी देर। एक बम्बई के अंदर ये इम्तियाज जलील साहब, ये तो हमारी शेर है महाराष्ट्र, मेरे को इतना डर है उनको भी हराने में भी शायर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इनका शुरू से वो कॉन्स्टेंट रहा। शायद असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने आ गया तो कहीं उसको उठा के शेरवानी के जेब में डर लगता है, क्या करो डर लगता है, डर लगता है उनको, लगता है इतना सा बता रहा है। हकीकत है, ये बात कही गई थी, ये बात कही गई थी नीतीश राणे के लिए। तो क्या वो फिद्दू साहब बहुत बोलता है, तो हकीकत है कि जिस दिन सदर साहब को गुस्सा आ गया ना तो शेरवानी की जेब में डाल के ले जाएंगे हैदराबाद, पता भी नहीं चलेगा किसी को कहाँ गया शेरवानी के अंदर। यानी जलील साहब कह रहे हैं कि उसको शेरवानी की जेब में रखकर हैदराबाद में